सुशांत जी, जैसे कि नीरज जी ने भी बताया कि चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे बोला कि विस्तारवादी ताकतें मिटेंगी या फिर मुड़ने पर मजबूर होंगी। आप कैसे देखते हैं इस बयान को? बिना चीन का नाम लिए क्या साफ संकेत यहाँ पर पीएम मोदी ने चीन को दिया है, या फिर सेना को भी एक संकेत दिया है कि ये अब वक्त है शौर्य दिखाने का? देखिए, अगर वो लेह में जाकर ये बात कर रहे हैं तो अगर कोई ये मानता है कि वो श्रीलंका को या तुर्की को या दुनिया के किसी और देश को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी मर्जी है। लेकिन मेरे ख्याल ये साफ है कि अगर चीन का नाम नहीं लिया लेकिन संकेत किसको जा रहे थे, पहली बात। दूसरी चीज ये कि मेरे नजर में तो बिल्कुल सही बात की नीरज जी ने। हालात ये हैं कि हमने कूटनीति का दरवाजा बिल्कुल बंद नहीं किया, इनफैक्ट खुला हुआ है और अभी भी विदेश मंत्रालयों के बीच में बात हो रही है, फौजों के बीच में बातचीत हो रही है, राजनीतिक लेवल पर भी बात हो रही है चीन के साथ और इस मामले को एक तरीके से सुलझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो मैसेज दिया गया है आज लेह में जाकर के प्रधानमंत्री द्वारा वो बड़ा स्पष्ट है कि भाई एक लक्ष्मण रेखा हमने अब खींच दी है, अब हम आपकी ध्वंस धमकी से नहीं पीछे हटने वाले, हम अपनी प्रभुसत्ता को डिफेंड करेंगे, जैसे भी होगा डिफेंड करेंगे, हम अब पीछे नहीं हटेंगे। तो मेरे ख्याल एक दृढ़ निश्चय का संकेत जरूर दिया है, लेकिन उसके साथ साथ कूटनीति के लिए दरवाजा भी खुला रखा है ताकि हालात उस तरफ ना जाए। देखिए, कोई भी जो संजीदा और समझदार हुकूमत होती है वो जंग में सबसे पहले नहीं पड़ती। अब अक्सर बोलते हैं पाकिस्तान के साथ तो आपका दूसरा रवैया होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि पाकिस्तान के साथ आप 25-30 साल आपने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कुत्ते की दुम है जो सीधी नहीं होती, तो उनके साथ आपको दूसरा व्यवहार करना पड़ेगा। चीन के साथ अब आपने जब लक्ष्मण रेखा खींची है तो अब ये चीन को डिसाइड करना पड़ेगा कि उसने कहां तक जाना है भारत के साथ और कहां तक नहीं। और एक और जो संदेश मेरे ख्याल बिल्कुल स्पष्ट आ गया है कि एक तो लड़ाई और झगड़े की बात है, लेकिन दूसरा चीन और भारत के बीच में जो रिश्ते हैं, मेरे ख्याल एक संकेत ये भी आ गया है कि ये जितने बिगड़ गए हैं इसमें बहुत मेहनत लगेगी इनको रिश्तों को वापस रिस्टोर करने में। और जिस तरीके के बयानात प्रधानमंत्री द्वारा गए हैं ये स्पष्ट है कि जो चीन के बारे में ये था कि इनके साथ नॉर्मलाइजेशन हो सकती है, एक दोस्ती हो सकती है, म्यूचुअल कोऑपरेशन हो सकती है, आपस में मिल के हम आगे बढ़ सकते हैं, मेरे ख्याल वो जो भ्रम है वो टूट चुका है और इसके लिए चीन ने ये सारा किया कराया चीन का है। और अगर इस सिचुएशन को सुधारना है तो फिर चीन को पहल करनी पड़ेगी, भारत नहीं कर सकता। अच्छा नीरज जी, एक छोटी सी चीज और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। कल पीएम मोदी ने पुतिन को फोन करके बधाई दी, आगे संबंध और मजबूत करने की बात कही, आज ये लद्दाख दौरा, तो क्या इससे भी कुछ संकेत लेना चाहिए? पहली चीज। और दूसरा ये, क्योंकि एक ताकतवर संबोधन पीएम मोदी की ओर से हुआ है, तो क्या दूसरी साइड से भी कोई प्रतिक्रिया एक्सपेक्ट करनी चाहिए? देखिए, जैसा सुशांत जी कहते हैं ना कि जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होती है उसमें जेस्चर्स बहुत मैटर करते हैं। आप देखिए, अमेरिका की तरफ से माइक पॉम्पियो बयान देते हैं, फिर भारत के जो रक्षा मंत्री हैं वो रूस जाते हैं, उनके एक सेरेमनी में शामिल होते हैं, पीएम उनको बधाई देते हैं। ये इंडिकेशंस हैं, ये जेस्चर्स हैं, ये दर्शाते हैं कि हमारे संबंध दुनिया में किस तरीके से हैं और हम कैसे अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को और दूसरे देशों को डील करते हैं। तो डेफिनेटली इसकी एक मैसेजिंग होती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में। तो ये भी चीन को एक मैसेज जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत दिक्कतों में फंसा हुआ है, सब जगह उसने पंगे कर रखे हैं। तो इस तरीके की जो जेस्चर्स होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं और खासतौर पे ऐसे वक्त पे जो बड़ा नाजुक दौर चल रहा है वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एक एक शब्द, एक एक अक्षर का मतलब होता है और बहुत बारीकी से सारे देश इसको देखते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। जी चलिए, शुक्रिया सुशांत जी और नीरज जी, आप दोनों का विश्लेषण करने के लिए और क्या मायने हैं पीएम मोदी के संबोधन के वो समझाने के लिए। लेकिन लद्दाख की वादियों में 11,000 फीट की ऊंचाई पर सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के विस्तारवाद को चुनौती दी है। आज आवाज अड्डा में हम इसी पर बातचीत करेंगे, बड़ी चर्चा करेंगे शाम 5:57 पर।
और एक्सपोर्ट बढ़ाने के मकसद से बनाए गए स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ को सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी में है। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन के मुताबिक SEZ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को घरेलू बाजार के साथ कारोबार की शर्तों में ढील दी जा सकती है। पूरी खबर जानने के लिए लक्ष्मण रॉय के पास चलते हैं। लक्ष्मण, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग कई सारे प्रस्तावों पर विचार कर रही है। उसमें एक प्रस्ताव यह है कि अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में किसी कंपनी की यूनिट है, अगर वहां कोई सामान बनता है तो वो घरेलू बाजार में अगर बेचते हैं तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी के बराबर ड्यूटी ना लगाई जाए, बल्कि ड्यूटी में रियायत दी जाए। जी हां, अभी क्या होता है, SEZ से कोई यूनिट का सामान अगर भारत के पास घरेलू बाजार में बिकता है तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। कानूनी तौर पर माना जाता है कि इंपोर्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि SEZ सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए बना हुआ था। तो इस ड्यूटी में रियायत दी जाए, इक्वलाइजेशन लेवी जैसी व्यवस्था की जा रही है ताकि SEZ के प्रोडक्ट की मांग ज्यादा से ज्यादा बढ़े। एक्सपोर्ट चूंकि थम सा गया है तो हम घरेलू बाजार में उसकी मांग बढ़ाएंगे। इसी तरीके से कोई जॉब वर्क है, कोई कंपनी कराना चाहती है तो SEZ की यूनिट में भेज करके अपना जॉब वर्क करा सकती है। तो इस तरह के प्रस्तावों पर वित्त मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, नीति आयोग के बीच चर्चा अंतिम चरण में है और इस पर जल्द फैसला लिए जाने की संभावना है। बता दूं कि यह राहत सर्विस सेक्टर वाले यूनिट नहीं मिलेगा, सिर्फ गुड्स बनाने वाली यूनिट को मिलेगी। मिसाल के तौर पर कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बना रहा है, कोई मोबाइल की इक्विपमेंट बना रहा है, कोई यहाँ पे इंसेक्टिसाइड बना रहा है, फुटवेयर जैसे सेक्टर हैं। तो इन सारे सेक्टर की यूनिट्स बहुत ज्यादा SEZ में है, तो इन सारे यूनिट्स को राहत मिलने की संभावना है। शुक्रिया लक्ष्मण आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो SEZ को राहत देने की तैयारी है और कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं, फिर चाहे वो ड्यूटी में छूट हो या फिर जॉब वर्क छूट ही क्यों ना हो। लेकिन आगे बढ़ेंगे, कोरोना अपडेट आपको बताते हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एक अच्छी खबर भी आ रही है। भारत ने कोरोना की वैक्सीन के डेवलपमेंट में कुछ तेज कदम बढ़ाए हैं। भारत बायोटेक की कोवैक्सिन को ह्यूमन ट्रायल की इजाजत मिली है। साथ ही जाइडस कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड की ओर से भी विकसित टीके के दूसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण को मंजूरी मिल गई है। ज्यादा जानकारी के लिए रोहन सिंह के पास चलते हैं। रोहन, बताइए वैक्सीन के मोर्चे पर क्या क्या डेवलपमेंट हुई है? जी, दो बड़ी खबरें हैं, अच्छी खबरें हैं कोरोना वायरस के वैक्सीन के निर्माण को लेकर। सबसे पहले जो हैदराबाद की कंपनी है भारत बायोटेक, जो ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर वैक्सीन निर्माण का काम कर रही है, उसके अगले लेवल यानी कि ह्यूमन ट्रायल लेवल की अनुमति मिल गई है और 7 जुलाई से यह काम शुरू भी कर दिया जाएगा। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 15 अगस्त तक हम वाकई में कोरोना वायरस के वैक्सीन को लॉन्च करने की स्थिति में होंगे। ICMR के DG बलराम भार्गव ने चिट्ठी लिखकर यह जानकारी दी और जो तमाम 13 बड़े अस्पताल हैं, एम्स जिसमें शामिल है, उनसे इस पूरे काम को फास्ट ट्रैक करने को कहा गया है। तो ये तो थी भारत बायोटेक की बात। लेकिन जाइडस कैडिला, वहां भी काफी डेवलपमेंट हो रहे हैं। जाइडस कैडिला को DGCI ने ह्यूमन ट्रायल के अगले फेज की अनुमति दे दी है। इससे पहले जानवरों पर जाइडस कैडिला ने परीक्षण किया था, जिसमें कि चूहे, गिनी पिग्स और बंदर शामिल है, और वहां पाया गया कि वाकई में जब उन्हें वैक्सीन दिया जाता है तो एंटीबॉडीज बनती हैं। तो वहां ये सफल रहा है। अब देखना पड़ेगा कि ह्यूमंस में भी क्या ये सफल रहता है, कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। और अगर सब कुछ सही रहता है तो महज अगले कुछ 1-2 महीनों के अंदर हम उम्मीद करते हैं कि कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार होगा और वो भारत से ही होगा। ये पूरी दुनिया के लिए काफी अच्छी खबर है। तो वैक्सीन आने पर जो संभावनाएं बन रही हैं उसको एक्सपर्ट्स कैसे देखते हैं, एक्सपर्ट्स की राय हम आपके लिए लेकर आएंगे कंज्यूमर अड्डा में। देखिए आज शाम 5:27 पर।